आज वेट करते रहे कि कोई फ्रेंड के साथ कहीं चली गई है या क्या है। तो घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा और वेट करने के बाद फिर सब जगह फ़ोन वगैरह उसकी फ्रेंड वगैरह को किया गया, पूछा गया कि इस केस में क्या हुआ है, मगर वो सीबीआई भी तो वही किया। ये शिल्पी जैन के पिता उज्जवल जैन हैं, जिन्हें अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए था। साल 1999। शिल्पी गौतम हत्याकांड बिहार की राजनीति का सबसे सनसनीखेज और हाई प्रोफाइल मामला माना जाता है। 3 जुलाई 1999 को पटना के एक सरकारी क्वार्टर के गैराज में सफेद मारुति कार में 2 लाशें बरामद हुई। दोनों लाशें अर्धनग्न हालत में थी। शिल्पी जैन उस वक्त 23 साल की थीं और पटना विमेंस कॉलेज की होनहार छात्रा थीं। मिस पटना का खिताब भी जीत चुकी थीं, लेकिन एक रोज सब खत्म हो गया। सुबह 10 बजे करीब गई थी पढ़ने। 10 बजे के बाद जनरली 1 बजे 1:30 बजे तक आ जाती है। आज वेट करते रहे कि कोई फ्रेंड के साथ कहीं चली गई है या क्या है। तो घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा और वेट करने के बाद फिर सब जगह फ़ोन वगैरह उसकी फ्रेंड वगैरह को किया गया, पूछा गया, कहीं से कोई पता नहीं चला। घटना के 26 साल बाद शिल्पी गौतम केस एक बार फिर से चर्चा में है। चुनावी रणनीतिकार और जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने उस घटना का जिक्र कर बिहार की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। 3 जुलाई 1999 को उस रात क्या हुआ था, इस पर हम आपको विस्तार से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के सनसनीखेज शिल्पी गौतम हत्याकांड की। तारीख 3 जुलाई 1999, पटना का गांधी मैदान। शहर के एसएसपी के घर के ठीक पीछे बने इस गैराज में एक कार से 2 अधनंगी लाशें बरामद होती हैं। लेकिन इससे पहले कि इन लाशों का राज दुनिया वालों पर जाहिर होता, मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के ताकतवर भाई साधु यादव अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद अगले आधे घंटे में ही शहर के ज्यादातर लोगों की जुबान पर 3 ही नाम तैर रहे थे। अगर साधु यादव नहीं पहुंचते तो इतना कुछ नहीं होता, जबकि लालू यादव ने मना किया था जाने के लिए। वो वहाँ जेपी गोलंबर के पास जो स्टैचू लग रही है आपका, गुब्बारा नहीं बनता है लालटेन वाला, वही लगा जा रहा था। तो वो पहुँच गया तो उसका भाई पहुँच गया। अच्छा, उसके भाई को किसने खबर किया, ये भी हमको आश्चर्य लगता है। इस जांच अधिकारी के इस मानीखेज जुमले का असल मतलब हम आपको आगे बताएंगे। ये पूरा मामला है क्या, पहले ये जान लीजिए। पटना के एक व्यापारी उज्जवल कुमार जैन की इकलौती बिटिया शिल्पी जैन पटना वुमेन्स कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। रोजाना की तरह 2 जुलाई 1999 को भी सवेरे वो घर से इंस्टीट्यूट जाने के लिए निकली, लेकिन फिर घर नहीं लौटी। सुबह 10 बजे करीब गई थी पढ़ने। 10 बजे के बाद जनरली 1 बजे 1:30 बजे तक आ जाती है। आज वेट करते रहे कि कोई फ्रेंड के साथ कहीं चली गई है या क्या है। तो घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा और वेट करने के बाद फिर सब जगह फ़ोन वगैरह उसकी फ्रेंड वगैरह को किया गया, पूछा गया, कहीं से कोई पता नहीं चला। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद घर वाले शिल्पी की तलाश कर ही रहे थे कि 3 जुलाई की दोपहर को अचानक पुलिस को खबर मिली कि इस गैराज में बंद एक सफेद मारुति जैन कार में एक लड़का और एक लड़की की लाश मिली। बाद में इनकी शिनाख्त शिल्पी जैन और उसके दोस्त गौतम कुमार के तौर पर हुई। पटना के तत्कालीन एसपी ये फरमान जारी नहीं कर देते कि इन दोनों ने खुदकुशी की। बिहार पुलिस का कमाल देखिए कि सिर्फ लाश देखकर ही गांधी मैदान पुलिस के तत्कालीन इंचार्ज और जांच अधिकारी ने उसी वक्त रिपोर्ट पर अपनी राय लिख दी कि दोनों की मौत जहर खाने की वजह से हुई है। उसमें कारण देना पड़ता है कि आपको क्या लगा, स्वाभाविक मृत्यु कैसे, आपको क्या लगा कि सांप काटने से हुआ, पेड़ के गिरने से हुआ, ठंड लगने से हुआ। वो अपना आइडिया बताता है कि साहब ये ऐसा हो सकता है, प्रतीत होता है कि ऐसा होता है। तो आप लोगों ने इसे ये लिख दिया? हाँ, क्योंकि हमने बुलेटिन देखा था, हमारे सारे सीनियर अफसर थे वहाँ पर। लोकल पुलिस के रवैये को देखते हुए बाद में मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने 4.5 साल तक मामले की जांच करने के बाद इसी महीने अपनी रिपोर्ट तैयार की, जिसमें कहा गया है कि शिल्पी और गौतम ने खुदकुशी की थी। लेकिन गौतम के रिश्तेदारों ने सीबीआई की इस रिपोर्ट को चैलेंज करते हुए मामले की जांच नए सिरे से कराने की मांग करती है। सारे उम्मीद पे पानी फिर गया। जो थोड़ा सीबीआई पे भरोसा था कि अब लोकल पुलिस से केस सीबीआई को सौंप दिया गया, अब हमको इसका सही निचोड़ मिलेगा कि इस केस में क्या हुआ है, मगर वो सीबीआई भी तो वही किया। दरअसल इस मामले में ऐसे कई पेंच हैं
जिनसे साफ होता है कि सीबीआई ने कई अहम सबूतों को सीधे नजरअंदाज कर दिया है। इसकी शुरुआत मौका वारदात से ही हो गई थी। 2 जुलाई को शिल्पी रोजाना की तरह घर से इंस्टीट्यूट जाने के लिए रिक्शे पर बैठी थी, लेकिन वो पटना के मौर्या लोक के पास पहुंची ही थी कि तभी गौतम के एक परिचित उसे रोककर अपने साथ कार में बिठाया। चश्मदीदों के मुताबिक बाद में उसे वो अपने साथ पटना के नजदीक फुलवारी शरीफ में बने इस गेस्ट हाउस में ले गए। ये गेस्ट हाउस बिहार के सफेद पोश नेताओं के दरअसल ऐशगाह है। रात भर यही ठहरते हैं और सुबह में ही जाते हैं। कभी कभी 2 रात 3 रात भी रह जा सकते हैं। साधु यादव जी तो 2 रात नहीं, एक आध रात रुकते हैं। नहीं, एक आध रात। वो तो इस बार आए थे तो एक ही रात रुके थे। सूत्रों के मुताबिक गेस्ट हाउस में ही शिल्पी के साथ कई लोगों ने बलात्कार किया। गौतम राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा था, इसीलिए साधु यादव से उसकी दोस्ती थी और वो भी कई बार इस जगह पर आ चुका था। गौतम को जब शिल्पी के गेस्ट हाउस जाने की बात पता चली तो उसे गड़बड़ी का अंदेशा हुआ और वो भागकर वहां पहुंच गया, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। शिल्पी अपनी आबरू गंवा चुकी थी। शिल्पी की हालत देखकर गौतम भड़क गया और उसने वहां मौजूद सफेद पोश नेताओं का भांडा फोड़ देने की धमकी दे डाली। बस इसी के बाद अपनी गिरबान बचाने के लिए गौतम और शिल्पी को मार डाला गया और फिर दोनों की लाश इस कार में डालकर चुपचाप गैराज तक पहुंचा दिया गया ताकि मामला खुदकुशी का लगे। ये कांड तो स्पष्ट है कि इसके साथ बलात्कार कर और विभत्स बलात्कार कर, जिसके बारे में शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता है, उसका उसकी हत्या की गई है। मगर इस दौरान कई ऐसी चीजें हुई जिनसे ये बात साफ तौर पर झलकती है कि पुलिस और जांच एजेंसियों ने राजनीतिक दबाव में आकर अपनी जांच को पहले से तय दिशा की तरफ मोड़ दिया। मसलन सबसे बड़ा सवाल यह है कि गैराज में लाश होने की खबर पुलिस और साधु यादव को किसने दी? शिल्पी के बदन पर गौतम की टी शर्ट कैसे आई? पोस्टमार्टम आनन फानन में देर रात ही क्यों किया गया? गौतम के घर वालों का इंतजार किए बगैर उसी रात उसका अंतिम संस्कार क्यों कर दिया गया? शिल्पी के अंदरूनी कपड़ों पर मिले धब्बों के डीएनए टेस्ट में जो दूसरा नमूना पाया गया वो किसका था? सीबीआई रिपोर्ट भी इस नमूने का मिलान करने में नाकाम रही है। सबसे अहम बात यह है कि साधु यादव ने सीबीआई के मांगने पर भी अपने खून का सैंपल क्यों नहीं दिया? कमाल की बात यह है कि फॉरेंसिक साइंस जिसे वीर्य का धब्बा मानती है, जांच अधिकारी उसे हाथों का पसीना बता रहे हैं। किसी का हाथ में कुछ था नहीं, कोई उधर छुआ, सिपाही कोई उधर छुआ, तो सब लोगों का रुमाल से लेकर के पसीना वगैरह हम लोगों ने सीबीआई वाले थे, हम लोगों ने सब दे दिया। मैं अपना दिया था और जो थे पीओ पर सबके ले गया था। उसको कहना था कि सब पसीना का दाग था वो। चलते चलते आपको ये भी बता दूं कि ये शायद पहला ऐसा मामला होगा जिसमें पुलिस ने मौका वारदात से सबूत उठाने की बजाय मिटाने में ही ज्यादा मुस्तैदी दिखाई। अगर ऐसा नहीं होता तो पुलिस अपना बुनियादी काम शायद कभी नहीं भूलती। बुनियादी काम यानी मौका वारदात से उंगलियों के निशान लेने का। पटना पुलिस की इसी करतूत के चलते आज सीबीआई जैसी जांच एजेंसी भी अदालत में खाली हाथ खड़ी है। कैमरामैन सुबोध सक्सेना के साथ शम्स ताहिर खान, पटना, आज तक।